सबसे पहले जो काम मैंने अपने पुनर्जन्म के बाद किया वो था अपने हाथों को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोना, ताकि अपने सभी 10 उंगलियों के निशान पूरी तरह से नष्ट कर दूं। क्योंकि पिछली जिंदगी में मेरे गोद लिए हुए भाई ने किसी की हत्या तो की, लेकिन घटना स्थल पर उसने मेरी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। उसने मुझे अपना निशाना बना लिया, मुझे ही झूठा दोषी बना दिया गया। और मेरे माता पिता ने तो मुझे न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने मेरे उस भाई के पक्ष में झूठी गवाही देकर मुझे ऑनलाइन साइबर बुलिंग का निशाना बना दिया, मानो मैं ही असली हत्यारा था। जिस दिन मुझे फांसी दी जानी थी उसी दिन वे लोग मेरे उस भाई को एक द्वीप पर लेके गए, उसके बच निकलने का जश्न मनाने। और फिर जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने उसी जीवन में वापस आ गया था। लेकिन उस हत्या होने से ठीक 1 घंटा पहले इस बार मैं पूरी तरह इससे सुनिश्चित कर दूंगा कि उनके पास झूठे सबूत पेश करने के लिए कुछ भी न बचे। मैं दुनिया का सबसे व्यस्त चौराहे में ठीक बीचों बीच खड़ा हो गया, और अनगिनत लोगों की नजरों में, जिनमें से कोई हैरान थे, कोई मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैंने अपने एक एक कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उस कड़कड़ाती ठंडी में लगभग नंगा होकर नाचने लगा। अनगिनत कैमरे मेरी तरफ तान दिए गए थे, और एक ऐसी लाइव स्ट्रीम शुरू हुई जिसे लाखों लोग देख रहे थे, और वो मेरी वजह से शुरू हुई थी। तो परिवार वालों, थोड़ा ध्यान से देखना। नाचने के बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एसिड में अपने हाथ कैसे धोता हूँ। और दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स की बौछार और भी तेज हो गई थी। लोग लिख रहे थे, ये साला पागल हो गया है, अपनी जान की कोई कीमत ही नहीं है, इसको हद कर दी है भाई ने। जैसे ही मैंने आखिरी गाने पर नाचना खत्म किया, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड आखिरकार आ ही गया, जो शायद पहले भीड़ संभाल रहा था। उसने झल्लाते हुए कहा, जल्दी यहाँ से भाग जा, वरना हम पुलिस स्टेशन भेज देंगे। मैं मुस्कुराया और अपना पहचान पत्र उसके मुंह पर दे मारा। मैंने कहा, मेरा नाम सोयन है, मेरे पिता सोजू हैं जो शो ग्रुप के मालिक हैं, मेरी माँ इनांग नाम की डांसर है, और मेरा छोटा भाई कैंपस का चहेता सोसूसी। तुम पुलिस बुला सकते हो, तुम उनसे संपर्क कर सकते हो। यह कहते हुए मैंने अपने पैरों के पास रखा सल्फ्यूरिक एसिड का डिब्बा उठा लिया। मुझे एसिड का ढक्कन खोलते हुए देख वो गार्ड इतना डर गया कि ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो बोला, तू क्या करने जा रहा है? अगर तूने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुझे सीधा जेल होगी। पर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सीधा जमीन पर एसिड उड़ेल दिया और अपने दोनों हाथ उस पर रख दिए। मेरी त्वचा तेजाब से जलने लगी और हवा में मांस जलने जैसी बदबू फैल गई। दर्द इतना असहनीय था कि मुझे ठंडे ठंडे पसीने आ गए और लगभग बेहोश ही हो गया था। लेकिन मेरे दिल की उस तसल्ली ने मुझे फिर से खड़े होने की ताकत दे दी। तब तक सारी भीड़ वहां से 3 मीटर पीछे हट चुकी थी। मैं अपने सबसे करीब वाले शख्स के पास गया जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, और उसके कैमरे के सामने अपने खून से सनी हुई हथेलियां दिखा दी। मैंने दांतों तले उंगली दबाकर कहा, आप सबने साफ देख लिया, 12 जनवरी शाम 5:30 बजे के बाद मैं सो यूनन अब कोई उंगलियां के निशान नहीं रखूंगा, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में इसी घटना के ठीक 3 घंटे के बाद मेरा तथाकथित छोटा भाई सोसूसी अपने ही क्लासमेट को छत पर ले जाकर उसे अपने हाथों से धक्का दे देता है। उसने पहले से ही वैसे ही दस्ताने पहन रखे थे जिन पर मेरे उंगलियों के निशान पहले से बने हुए थे, और फिर उसने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे भी नष्ट कर दिए थे, और मेरे माता पिता ने उसके लिए झूठा एलिबी प्रदान किया था। साथ ही सबूत गढ़कर यह साबित किया था कि मैंने ही हत्या की है। उन सब ने मिलकर मुझे एक आदर्श बलि का बकरा बना दिया था। लेकिन इस बार मैंने पूरी दुनिया के सामने खुद को बेइज्जत करके अपने हाथों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मुझे सोसूसी के उन ढोंगी शब्दों की याद आ रही थी जो उसने मुझसे पिछली जिंदगी में मिलने आकर कहे थे। उसने कहा था, भाई मुझे ये करने को मजबूर होना पड़ा, मैं क्या करता, पापा और माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं जेल गया तो उन्हें खुश कौन रखेगा, और उन्हें मैं दुख ही नहीं देख सकता, इसलिए मुझे अपने बड़े भाई का एहसान मानना पड़ा। तो ठीक है, उस भाई के परिवार का पुनर्मिलन की ख्वाहिश पूरा करने के लिए मैं उन तीनों को जेल भेज दूंगा। मैंने चुपचाप दस्ताने पहन लिए। अब पुलिस स्टेशन में मेरी रूटीन पूछताछ चल रही थी। तभी अचानक एक जबरदस्त झटके ने मेरे बाल पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया, और फिर तुरंत ही मेरे गालों पर जबरदस्त तमाचे पड़े। सामने खड़े थे हैरतगंज। बात तो ये थी कि वह थे मेरे असली माता पिता। मेरे पिता सोसेन ने मुझे प्रतिक्रिया करते देख और भी ज्यादा गुस्सा होकर मेरा गला पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ करने लगे। बेहुदा तूने खुद को बदनाम किया, अपनी मर्जी से सबके सामने नाचा, ये तो ठीक है, लेकिन उस लाइव स्ट्रीम में अपने भाई का नाम क्यों खींचा? वहीं मेरी माँ के आंखों में ठंडे आंसू चमक रहे थे और मेरी तरफ देखते हुए उनकी नजरों में सिर्फ निराशा थी। वो बोली, मैंने तुझ जैसे को जन्म ही कैसे दिया? अगर तेरी वजह से सुशी को जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुरंत अपना माँ बेटे का रिश्ता तुझसे तोड़ दूंगी। फिर कभी मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना। मेरे गालों पर 2 गर्म आंसू लुढ़क गए। वो दिल जो पहले से ही इन दोनों से निराश था, अब पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। आपको बता दूं, 5 साल की उम्र तक मैं इस घर का बड़ा लाडला बेटा था, लेकिन जब से सोसूसी को गोद लिया गया, सोसेन दंपत्ति का दिल एक दिन के लिए भी मेरी तरफ नहीं भागा। बचपन में एक बार उसी खिलौने को लेकर मेरी उससे झड़प हो गई तो सोसेन ने मुझे सरेआम लटका कर पीटा और एक अंधेरे तहखाने में कर दिया था। अगर उस दयालु बटलर ने हर रात चुपके से मेरे लिए खाना ना रखा होता तो शायद मैं उस नम तहखाने में कहीं मर गया होता। तब से मेरी पूरी जिंदगी
जिंदगी का पहला अफसोस उसी की परछाई के तले गुजरा। अगर उसे थोड़ी सी भी नाराजगी होती तो कम से कम मुझे तालियाबंदी और ज्यादा से ज्यादा भूखा रखा होता, यहाँ तक कि आईसीयू तक पहुंचा दिया था। फिर जब 12वीं के रिजल्ट आए तो मैंने पैकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जबकि सोची मुश्किल से किसी ग्रेजुएशन कॉलेज की कट ऑफ पार कर पाया था। मैंने सोचा आखिरकार इस जंजीर से आजाद हो जाऊंगा, लेकिन सोसेन यानी कि मेरे पिता ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके हमारे नंबर ही बदल दिए। सोची की सफलता की पार्टी 3 दिन और 3 रात तक चली। पूरे शहर को बुलाया गया, जबकि मेरी तरफ से तो उन्होंने खर्च भी काट दिए, जिससे मुझे दिन रात काम करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। मैं इन्हीं यादों में खोया था कि अचानक एक फोन की तेज घंटी ने मुझे चौंका दिया। इनियान सुंग के फोन की स्क्रीन पर सोची की कॉल दिखी और उसने मेरे प्रति अपना तीखा रुख बदलते हुए फूली हुई मुस्कान के साथ फोन उठाया और कहा, प्यारे क्या बात है? मुझे नहीं पता फोन पर क्या बात हुई, लेकिन इनियान के चेहरे का रंग कुछ अच्छा नहीं था। उसने फोन सोसेन को थमा दिया और खुद मेरी तरफ बढ़ते हुए एक ऐसी मुस्कान बनाई जो उसे बहुत प्यारी लग रही थी, और उसने कहा, यूनान, थोड़ी देर पहले तेरे पिता ने ठीक नहीं किया। माँ तुझसे माफी मांगती है। मैंने एक समुद्र के किनारे वाला होटल बुक कर रखा है। तूने खुद कहा था ना कि कब से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पिछली जिंदगी में मैं जिस पारिवारिक प्यार के लिए तरसा था, मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गया। समुद्र के किनारे वाले होटल के रास्ते में गाड़ी आखिरकार उसी इमारत के सामने रुकी जहाँ से उस बच्चे ने छलांग लगाई थी। वहाँ सोसूसी पहले से ही मौजूद था, एक गिफ्ट पैकेट लिए, जिसे उसने मुझे फंसाने के लिए बड़ी सावधानी से तैयार किया था। लेकिन इस बार मैंने कहा, मैं नहीं चल रहा, मुझे बार में और डांस करना है। इतना सुनते ही इनियान चीख पड़ी और उसने सोचा कि वो उठकर मुझे डांटे, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया और बोली, यूनान, बच्चों की तरह मत करो। माँ पापा ने तुमसे माफी तो मांग ली है ना? ये कहते हुए उसने सोसेन की आस्तीन खींची तो वो भी बोला, हाँ माफी मांग ली है। मैंने फिर सोसेन के मुंह पर थूक दिया। मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा ना नहीं चल रहा। इस पर सोसेन ने जोर से मेरी छाती पर लात मारी। मैं करीब 1 मीटर दूर जाकर गिरा। मेरी पीठ एक सख्त संगमरमर के खंबे से जा लगी। मुझे लगा मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वो गुस्से से अपने चेहरे के खून पूछते हुए चिल्लाया, तुझे कोई शर्म नहीं है? किसी को बुलाओ, इसे गाड़ी से बांध कर ले जाओ। उसने 2 नकाबपोश बॉडीगार्ड्स को बुलाया। पुलिस वहां रोकने लगी, लेकिन सोसू ने उन्हें धमकाते हुए कहा, मेरे ऊपर बड़े लोग हैं। उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने मेरी बाहों को बेरहमी से पकड़ा, पीठ के पीछे बांधा, बाल पकड़े और मुझे गाड़ी में डालकर डिग्गी में ठूसने लगे। वो बोला, ये बेवकूफ जो मानता ही नहीं, ये पीछे की सीट के लायक भी नहीं है। उसी पल डरावनी यादें मेरे दिमाग में तैरने लगी। मैंने बुरी तरह हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, क्योंकि 3 साल पहले जो सेनागिन और अनान अपनी सड़क यात्रा पर सोसूसी के साथ गए थे, मैंने उनसे बहुत जिद करके डिग्गी में बैठने की इजाजत मांगी थी, बस साथ ले चलने के लिए। लेकिन पूरे सफर के दौरान लगा जैसे वह मुझे भूल ही गए थे। उन्होंने मुझे पूरे 3 दिनों तक डिग्गी में बंद रखा। जिंदा रहने की इच्छा ने मुझे डिग्गी तोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सोसूसी ने यह कहकर कि मैंने उस गाड़ी को बर्बाद कर दिया। मेरे माता पिता ने मुझे हाईवे के बीचों बीच छोड़ दिया। आज भी मेरे पैरों के तलों पर वो अनगिनत घाव हैं। मैं चीखा, छोड़ो मुझे, मैं डिग्गी में नहीं जाऊंगा। लेकिन चाहे मैं कितना भी जोर लगाता, वो ब्लैक पर्ट वाले सोनगियों के आदेश पर मेरी बाहों को जोर जोर से तोड़ रहे थे। तभी मेरी माँ अनान ने कुछ नकली आंसू बहाते हुए कहा, माँ भी तुझे ये नहीं करना चाहती थी बेटा। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गाड़ी का ढक्कन बंद कर दिया। पूरा अंधेरा होते ही डर की एक लहर ने मुझे लताओं की तरह जकड़ लिया। मैंने सांस लेना मुश्किल महसूस किया। मेरा पूरा शरीर बेकाबू कांपने लगा। मैंने मन ही मन ठान लिया, मुझे यहाँ किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है। अगर मैं अब टूटा तो सोसूसी को मुझ पर वार करने का बहाना मिल जाएगा। मैंने अपने दांतों को पीसकर अपनी जीभ को जोर से काटा, जब तक मेरे मुंह से खून नहीं फैल गया। पता नहीं कितनी देर बीती। आखिरकार गाड़ी का ढक्कन उठा। रोशनी की एक किरण ने मेरी पलकों को छुआ। वहाँ सोसूसी हाथ पर हाथ रखे ऊपर से मेरी तरफ देख रहा था। क्या हाल बना लिया मेरे भाई? उसके इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने मुझे बेरहमी से जमीन पर पटका और उसने चमड़े के जूते से मेरे हाथ को कुचलना शुरू कर दिया। वो बोला, अगर तुम मेरे लिए अभी थोड़े भी काम के नहीं होते तो मैं इस कचरे से मिलता ही क्यों? इसके हाथ पीछे बांधो और ये कपड़े पहनाओ। उसके आदेश पर बॉडीगार्ड्स ने मेरी चीखों की परवाह किए बिना मेरे कपड़े फाड़े और मुझे वही कपड़े पहना दिए जो सोसूसी ने हत्या के समय पहने थे। फिर सोसूसी ने मेरे पेट पर एक और लात मारी और मुझसे कहा, अपने आप को संभाल, मेरे लिए काम करना तेरे लिए सम्मान की बात है। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे कूड़े की तरह पूरी सीढ़ियां घसीटता हुआ ऊपर ले गया। कुल 128 सीढ़ियां थी। मेरे पैर नीले पड़ गए थे और पूरी तरह गिरफ्त हो चुके थे। छत पर पहुंचकर उसने मुझे उसी जगह बैठा दिया जहाँ से उसने इया नाम के उस साथी को धक्का दिया था। वो अपने साबरे बालों को सहलाते हुए बेधड़क हंसा और बोला, तुम्हें तो देखकर ही दिक्कत होती है, मरने के बाद भी तुम परेशानी खड़ी कर रहे हो। और फिर मुझे बोला, अगर तुम बलि का बकरा न होते तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाती। मैं उसे घूर रहा था, मेरी आंखों में काली आग लगी हुई थी। मैं बोला, सूसी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। उसने लापरवाही से एक नजर मुझ पर डाली, एक हाथ से मेरे बाल पकड़कर मेरा सर पत्थर की सिल्ली पर पटका और दूसरे हाथ से 110 डायल कर दिया। जैसे ही उसने नंबर मिलाया, उसकी आवाज में साफ तौर पर रोने का एहसास था। हेलो पुलिस, मदद कीजिए, मेरा भाई किसी की हत्या कर रहा है। जब मैं पुलिस स्टेशन में था और मेरी कलाइयों पर हकड़ियां गर्म हो रही थी, बाल बिखरे, मैं लॉबी की एक बेंच पर बैठा था। इससे 10 मिनट
पहले ही मुझे पुलिस की गाड़ी से उतारा गया था, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुझ पर टूट पड़ा और वो मुझसे बोला, तू मेरे बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? तू इतना शैतान कैसे हो सकता है? उधर या की माँ की आंखें लाल थी, वो कर्कश आवाज में चीख रही थी। मेरे आसपास के लोग मुझे जिंदा निगलने को बेताब थे। एक बड़ी हाथ की मुट्ठी मेरे चेहरे पर आने लगी। मैं तुझे खून से नहला दूंगा। शुरू से अंत तक सोसी और बाकी 3 लोग एक तरफ खड़े ठंडे नजारे देख रहे थे। बीच बीच में ताना मारना तो बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। वो बोले, यानन तो बचपन से ही ऐसा है, हमारी कभी सुनता ही नहीं। देखो अभी अभी अपने भाई की बाह दबाकर उस पर नीला कर दिया। इतना कहकर यानन ने सोसी की आस्तीन ऊपर की तो उसकी सफेद और नाजुक कलाई पर एक सिक्के के बराबर नील का निशान दिखा। मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। सो उसी ने ही उस लड़के को धक्का दिया था। मैं तो सिर्फ उसका बलि का बकरा हूँ, लेकिन सो उसी ने ऐसा अभिनय किया मानो उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो। भाई तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? पापा, मम्मी और मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने किसी की हत्या की है। यह एक अटल सच है। अब कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई मुझे एक बेरहम हत्यारा ही समझ रहा था। एक औरत ने मुझे पहचान लिया। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और उसका कैमरा मेरी तरफ कर दिया। लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या एक ही पल में 10 लाख पार कर गई। कमेंट्स की बात सारी मुझ पर ही हमला कर रही थी और सब बोल रहे थे, सब ट्रेंडिंग देखो। सो ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी कर सोयन के सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। हे भगवान, जिन्हें सोयन ने पहले परेशान किया था वह सब बाहर आ गए हैं और उसके माता पिता ने भी मान लिया है कि उसने इलिया को छत से धक्का दिया था। वो खुद देखने वाले गवाह हैं। ऐसे हत्यारे को तो मारना ही चाहिए। तो सब हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ सो यूनन मर जाए। गुस्सा आए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने तुरंत मेरा अतीत खोदकर निकाला और उसे ऑनलाइन सरेआम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग खास तौर पर मुझ पर सड़े अंडे फेंकने और थूकने आ रहे थे। बिल्कुल वही सीन जो मेरी पिछली जिंदगी में बार बार दोहराया जा रहा था। क्या सच में मैं अपनी अपहार किस्मत नहीं बदल सकता? नहीं, नामुमकिन। मैं खुद को दोबारा बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने ऐसा अपने आप से कहा। मैंने अपने पहले ही लाल और सूजी हुई हथेली की उंगलियों को जोर से दबाया। यही मेरा आखिरी दाव था। मैंने कहा, मुझे एक पुलिस अफसर से मिलना है। इंट्रोगेशन रूम में कई बड़ी रोशनियां मुझ पर चमक रही थी। 2 पुलिस अफसर मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम अपने जुर्म खुद कबूल करोगे? मैंने साफ कहा, मैं हत्यारा नहीं हूँ। उनमें से एक अफसर मुझे घूरते हुए बोला, अब तक के सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर तुम अपनी गलती मान लो और अच्छा व्यवहार दिखाओ तो सजा की कमी की गुंजाइश बन सकती है। मैंने तुरंत जवाब दिया, अफसर आपके पास जो मुख्य सबूत हैं वो हैं एजिया द्वारा छोड़े गए उंगलियों के निशान। फिर भी आप कहते हैं मैं हत्यारा नहीं हूँ। इतने अतिरिक्त सबूतों के बारे में आपको कैसे पता? संघ अफसर के पास बैठा युवा अफसर तुरंत बेचैन होकर खड़ा हो गया और मुझसे पूछताछ करने लगा, लेकिन मैंने उसकी उत्तेजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस धीरे से सर झुकाकर अपने दस्ताने उतारने लगा। फिर बोला, लेकिन अफसर संघ, मेरे उंगलियों के निशान तो 3 घंटे पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अब वह मौजूद ही नहीं है। मेरे जैसा शख्स हत्यारा कैसे हो सकता है? मेरी हथेलियों को पूरी तरह छलनी हुआ देख अफसर संघ तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इंट्रोगेशन रूम की तेज सफेद रोशनी मेरे खून से सनी और विकृत हथेलियों पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी भयानक लग रही थी। युवा अफसर ने ठंडी सांस ली और बिना सोचे आधा कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि अनुभवी अफसर संघ भी बहुत हैरान थे। उनका चेहरा अविश्वसनीय रूप से उदास हो गया। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे हाथों को ये जख्म कैसे लगे और कब लगे? मैंने बताया, आज शाम 5:30 बजे सेंट्रल प्लाजा में मैंने खुद अपने उंगलियों के निशान सल्फ्यूरिक एसिड में नष्ट किए थे। पूरे नेटवर्क पर लाखों दर्शक गवाह हैं और वहाँ के लोगों द्वारा लिए गए वीडियो हासिल कर सकते हैं। जब एसिड ने त्वचा की भीतरी परत को पूरी तरह से जला दिया है तो मेरी उंगलियों के निशान कभी वापस नहीं आ सकते। इस मुख्य सबूत के अमान्य होते ही पूरी तर्क श्रृंखला टूट गई। इंट्रोगेशन रूम में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दोनों अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में तूफान था। यह खोज पूरी मामले की दिशा बदलने के लिए काफी थी। अफसर संघ ने तुरंत फटाफट युवा अफसर को आदेश दिया, जल्दी सेंट्रल प्लाजा की लाइव स्ट्रीम का टाइमलाइन और घटना के सटीक समय की तुलना तुरंत करो। टेक्निकल सेक्शन को बुलाओ। उंगलियों के निशान के सबूत का फिर मूल्यांकन करो। फिर वो वापस बैठ गया और मुझे एक पेचीदा नजर से देखने लगा। सो यूनान, अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो इसका मतलब मेरे असली माता पिता और अच्छे भाई ने झूठी गवाही दी है और असली हत्यारा उन्हीं में से कोई एक है। बस तभी इंट्रोगेशन रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक और अफसर ने अजीब अंदाज से सर घुमाते हुए कहा, 3 संघ सोसेन, इनानांग और सोउसी अभी भी बाहर है। वह बहुत उत्तेजित है। वह जल्द से जल्द हमें सजा देने की जिद कर रहे हैं और कहते हैं वे पीड़ितों के परिवार की ओर से कड़ी सजा की मांग करना चाहते हैं। अफसर संघ बोले, ये तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। उन्हें अलग अलग इंट्रोगेशन रूम में भेज
भेज दो और मेरी इजाजत के बिना कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। यह कहकर वह मेरी तरफ मुड़े, थोड़ा नरम हुए, लेकिन फिर भी पूछताछ भरी नजर से बोले, सो यूनन, हम तुम्हारी कई बातों की तुरंत जांच कराएंगे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम अब भी मुख्य संदिग्ध हो। तुम्हें हमारी पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। मैंने कहा, मैं अपनी शारीरिक स्थिति की पूरी प्रक्रिया के दौरान इलाज मांगता हूँ। अफसर संग तुरंत मान गए। दूसरी तरफ सो परिवार के तीनों सदस्यों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। सोसी अफसरों से कह रहा था, साफ सबूत हैं। उस कुख्यात बेटे ने भी अपनी हरकतें मान ली। अब किस बात की जांच कर रहे हैं? उसने हमारे पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया है। माता पिता कह रहे थे, हम उसे सही तरह से पाल नहीं पाए। यह वजह है कि उसने इतना घिनौना काम किया। हम पीड़ितों के परिवार को भरपूर मुआवजा देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हर अफसर की ओर से एक ही जवाब था, मामला अभी जांच के दायरे में है, कृपया धैर्य रखें और जांच में सहयोग करें। धीरे धीरे समय बीतता गया, यहाँ तक कि अनयान को भी कुछ गड़बड़ दिखने लगी। उसने पूछा, अफसर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम तो गवाह हैं, संदिग्ध नहीं। क्या आपको हमें बंद करने का अधिकार है? पुलिस की कार्य कुशलता बहुत तेज थी। सेंट्रल प्लाजा की लाइव स्ट्रीम अनगिनत लोगों के मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग और बयान से जल्दी जमा कर लिए गए और सही समय भी निकाल लिया गया, यानी शाम 5:30 बजे में प्लाजा में था। जबकि फॉरेंसिक ने प्रारंभिक तौर पर अनुमान लगाया कि जिया परिवार की मौत शाम 8:30 बजे के आसपास हुई। साथ ही फॉरेंसिक ने मेरे हाथों की जांच की और पुष्टि की कि ये हाल ही में जहरीले रसायनों से जले हैं। त्वचा के ऊतक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और चोट लगने के बाद कोई वैध उंगलियों के निशान नहीं बन सकते। मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में घटना स्थल के लिए गए। मेरे उंगलियों के निशानों का गहराई से दोबारा विश्लेषण किया। उत्तर जल्दी आ गया। निशान का पैटर्न असामान्य रूप से साफ और सस्ता था। उसमें दवाओं के सामान्य बदलाव और त्वचा की बनावट प्राकृतिक विकृत का अभाव था, जो कि किसी फिल्म या मोल्ड द्वारा ट्रांसफर किए गए निशानों के लक्षण थे। सारे सबूत एक हैरान करने वाली साजिश की तरफ इशारा करने लगे। अफसर संघ ने प्रारंभिक सारांश रिपोर्ट देखी। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत अपराध देखे थे, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में इतनी दुष्टता और अपने ही बेटे और भाई को फंसाने की यह साजिश उन्हें भी ठंड लगने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सोसी पर पूरा ध्यान देकर पूछताछ करो और सर्च वारंट लाओ। सो परिवार के घर और सोसी के निजी सामानों की तलाशी लो। उंगलियों के नकली निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए संभावित सामान और औजारों को खोजो। इंट्रोगेशन रूम अब सोसी के लिए बदल चुका था। पुलिस की अचानक दबंग पूछताछ और एक के बाद एक अकाट्य सबूतों के सामने मानसिक दीवारें टूटने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सोचे समझी फंसाने वाली योजना इस तरह से बेनकाब हो जाएगी, और उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि इससे पहले ही मैं अपने उंगलियों के निशान खुद नष्ट कर दूंगा, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं हकलाते हुए बोला, मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। निशान सो यूनन के हैं। मेरे माता पिता ने देखा था। अफसरों ने सख्ती से कहा, सो यूनन के निशान घटना से पहले स्थायी रूप से नष्ट कर दिए गए थे। घटना स्थल पर छोड़े गए निशान एक मोड में ट्रांसफर किए गए थे। क्या तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे? नकली निशान बनाकर किसी को फंसाना एक गंभीर अपराध है, साथ ही जानबूझकर हत्या का आरोप। तुम्हें अंजाम पता भी है? तब सोसी चीखा, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद ही फिसल कर गिर गया। बात निकलते ही उसे एहसास हो गया कि उसने क्या कह दिया। उसका चेहरा रुई की तरह सफेद हो गया। वो बुदबुदाया, अरे नहीं। अफसरों ने तुरंत दबाया, तुमने कहा था कि तुमने अपनी आंखों से सोयनन को किसी को धक्का देते देखा था। अब कैसे खुद गिर गया? क्या तुम घटना के समय वहाँ मौजूद थे? तुम और पीड़ित के बीच क्या हुआ था? इतनी जबरदस्त दबाव और डर के सोच उसी का दिमाग पूरी तरह से बिखर गया। वह रोते बिलखते हुए कबूल करने लगा, मेरी इजिया परिवार से कहासुनी हो गई थी। उसने मेरा अपमान किया। मैं गुस्से में आ गया और उसे धक्का दे दिया। मैं सच में उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था वो कैसे गिर गया। निशान तो पहले से तैयार किए गए थे। उसमें मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। उसने कहा था अगर कुछ गड़बड़ हो तो सोइनन हमारे काम आ जाएगा। इसके नंबर तो अच्छे हैं, तो भविष्य में कुछ कर लेगा। अगर तू बर्बाद हुआ तो तेरे बाप की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, मेरे माता पिता सब जानते हैं। उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया था। उन्होंने कहा था कि हम कहेंगे सो यूनन ने किया है और वह मेरे लिए गवाही देंगे। आप जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने ही मुझे ये सब सिखाया है। मैं अकेला हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। रिकॉर्डर ने उसके हर शब्द को साफ दर्ज कर लिया। दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस वाले हैरान थे। उनके चेहरे पर घृणा और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। वहीं सो परिवार के घर की तलाशी में भी एक बड़ी खोज हुई। वो सारे औजार जो सो उसी ने नकली निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन अभी तक फेंके नहीं थे, मिल गए। साथ ही इनान और सोंजू के बीच मुझे फंसाने की साजिश के चैट रिकॉर्ड और सोसेन द्वारा कंपनी को जारी करने के लिए दिए गए ब्लैक ड्रॉप्स भी मिल गए। जब ये सारे सबूत सोसनी और नियान के सामने रखे गए तो दोनों की प्रतिक्रियाएं हैरतगंज तरीके से एक जैसी थी। पहले तो उन्होंने जोरदार ढंग से सब कुछ नकारा, फिर एक दूसरे पर दोष मारना शुरू कर दिया और आखिरकार अकटाए सबूतों और पुलिस के जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव के सामने वो एक के बाद एक टूटते गए। वो बोले, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बस अपने बेटे के लिए परेशान था। उसने मुझे धोखा दिया है। तो उसी ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे। वह बहुत बेचारा है। सो एनन के पास तो
तो सब कुछ है। अपने इस भाई की थोड़ी मदद करने से क्या फर्क पड़ता है। इसे पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं कैसे देखता कि सो उसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद होती। हर एक बहाने के साथ कैमरे के सामने उनके चेहरे की एक बदसूरत छवि रिकॉर्ड होती जा रही थी और इसी समय इंटरनेट पर भी तूफान मच चुका था। पहले तो पूरी नेटवर्क पर लोग मेरी आलोचना कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ दर्शकों ने एसिड से हाथ धोने का पूरा वीडियो, जिसमें सही समय भी था, पब्लिक कर दिया। वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर होने लगे। अब हर कोई सवाल पूछने लगा। समय मैच कर रहा था। उसने हत्या से पहले ही अपने निशान खुद नष्ट कर लिए थे। यह हाथ के जख्म इतने गंभीर हैं, इससे उंगलियों के निशान बन ही नहीं सकते। सोचने वाली बात है, क्या वो किसी को बचा रहा है? तो परिवार की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी थी। क्या यह अपने असली बेटे के लिए व्यवहार है? वह तो दुश्मन की तरह दिख रहे हैं। वो सोच उसी को किसने पाला है? पहले स्कूल के फॉर्म में उसके लोगों को धमकाने के वीडियो थे, लेकिन सब पावर से दबा दिए गए थे। जनता की राय चुपचाप पलटने लगी थी। जैसे ही पुलिस के अंदरूनी सूत्रों के कुछ टुकड़े बाहर लीक हुए, खासकर सो उसी के टूटने और माता पिता के एक दूसरे पर उंगली उठाने के कुछ अंश जैसे ही वह ऑनलाइन आए, पूरे नेटवर्क पर हड़कंप मच गया। हैज सो यूनन अन्याय, हैज सो उसी की हत्या, हैज दुष्ट माता पिता धोखा, जैसे ये सब हैशटैग सेकंड्स में टॉप पर पहुंच गए। जो लोग सबसे ज्यादा मेरी आलोचना कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उनका गुस्सा दोगुना हो गया और सुनामी की तरह सो ग्रुप और सो परिवार की तरफ लौटा। लोग चिल्ला रहे थे, जानवरों का परिवार है, अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो उसी बाहर आ और अपनी जान से भरपाई कर। दिलहीन कंपनी सो ग्रुप को बंद करो, सो यूनियन से माफी मांगो। बाजार खुलते ही सो ग्रुप के शेयर गिर गए। एक एक करके साथियों ने अपने अनुबंध तोड़ दिए। जनता की राय और अर्थव्यवस्था के दोहरे झटके ने उसे एक पल में झकझोर कर रख दिया। जब मुझे सावधानी इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकाला गया, हाथों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो पुलिस स्टेशन की लॉबी में मेरी मुलाकात सो भैया आई, सो यासो और सो उसी से हुई, जिन्हें अलग अलग एस्कॉर्ट किया जा रहा था। सो उसी चिल्लाया, शैतान तू तो शैतान है, तूने मेरे हाथों की चालबाजी की है, तू बुरी तरह मरेगा। लेकिन मैंने मन ही मन कहा, लेकिन अब जो मरने वाला है वह तू है। यूं मेरी माँ चीखी, अपने भाई को बचा, वह बचपन से ही माँ बाप के बिना है, उसकी किस्मत पहले ही बहुत खराब है, अब उसे जेल भी जाना पड़ेगा। जा, ये परिवार के माँ बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा है, उनके पैर पड़, पहले ये बात तुझे मरने को कहे तो मर जा, लेकिन सो उसी को बचा। मैं मुस्कुराया और बोला, जी मेरी प्यारी और दयालु माँ, तुम्हें तो सौ पिता के नाजायज बेटों को पालना बहुत पसंद है। सो उसी वो सैनिक है और किसी औरत का नाजायज बेटा है। यह सुनते ही इनियान चिल्लाई, सो उसी मेरा नाजायज बेटा नहीं है, इस राक्षस की बकवास मत सुन। तभी सो उसी बोल पड़ा, हाँ मैं पापा का नाजायज बेटा हूँ, 20 साल से मेरे पिता के बेटे को पाल रही हो और हर वक्त अपने ही बेटे के खिलाफ काम करते हो, कितनी बेवकूफी है। ये सुनते ही इनियान दिल तोड़ने वाली चीख के साथ सोस एंजू पर टूट पड़ी और उसके साथ झगड़ने लगी। साथ ही सोस उसी के बाल पकड़कर उसका सर फर्श पर पटकना नहीं भूली। उनकी मारपीट खत्म होने के बाद मैंने सो उसी और बाकी दोनों के कान में फुसफुसाया, पता है मैंने पहले ही अपने निशान क्यों नष्ट कर दिए थे? क्योंकि मुझ में एक मर्दाना भूत सवार है जो 2 जन्मों की नफरत लेके आया है, खास तौर पर तुम्हारी 3 बेकार जाने लेने के लिए। सो सेंजू ने अपना सर झटके से उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी, जैसे पहली बार उसने मुझे अपने बेटे के रूप में पहचाना हो। जबकि इनियांग ने सारी ताकत खो दी और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। तो उसी अभी भी भोगला कर गालियां दे रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैं कदम दर कदम पूरी दृढ़ता के साथ पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। दरवाजे के बाहर खबर पाकर पत्रकार मक्खियों की तरह जमा हो गए थे। फ्लैश लाइटें इतनी तेज थी कि दिन का उजाला सा हो गया था, लेकिन इस बार कैमरे के लेंस किसी हत्यारे या पागल पर नहीं, बल्कि एक ऐसे पीड़ित पर थे जिसे पूरी तरह फंसाया गया था और जिसने अदम्य और अपने जज्बे से उस अन्याय को धो डाला। सुबह सूरज की किरणों ने बादलों को चीरा और मेरे पीले लेकिन शांत चेहरे पर रोशनी डाली। मेरा बदला अभी शुरू ही हुआ था। कानून उनके अपराधों का फैसला सुनाएगा और जनता की राय और किस्मत का फैसला भी उनसे बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी को सहजानबूझकर नुकसान पहुंचाने, झूठे सबूत बनाने और इस्तेमाल करने, झूठे आरोप लगाने और फंसाने आदि मामलों में सख्त सजा सुनाई गई। यांग सोंग को झूठी गवाही देने, अपराध छुपाने, सबूत नष्ट करने, झूठे आरोप लगाने और फंसाने आदि के लिए भी जेल हुई। के अलावा सोसेन पर व्यापारिक धोखाधड़ी और बाजार में हेरा फेरी के भी भारी आरोप थे। सो ग्रुप दिवालिया हो गया और पूरी तरह से इतिहास बन गया। हालांकि मेरे तरीके बेहद थे, लेकिन मेरा कारण सही था और इस सार्वजनिक रूप से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। जनता की व्यापक सहानुभूति के चलते हुए नरमी
बेरहमी से सजा दी गई, जो 100 परिवारों के तीनों के अपराधों के सामने बिल्कुल बहुत कम थी। मैंने अपने ही हाथों और एक पागलों वाले नृत्य से उस साजिश के जाल को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया था और अपने भीतर की असली आवाज को जगाया था। पिछले जन्म में वह फले फूले थे, इस जन्म में वो उन्होंने सब कुछ खो दिया। कहा जा सकता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म की सजा कभी झूठ नहीं बोलती। अब मैं अपनी जिंदगी बड़े पर्दे पर उज्जवल और चमकते हुए जीऊंगा और कभी भी किसी के साहे में नहीं दबूंगा और ना ही फंसूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप जिस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो पे उस टाइम कितने व्यूज हैं, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मुझे पता लग सके कि हाँ आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी और आपको ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही और स्टोरी बना सकूं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।